ज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था मानव में पाचन। इससे पहले हमने मुख गुहा के अंदर पाचन की प्रक्रिया पढ़ी थी। मुख गुहा से लार के द्वारा भोजन को लुगदी नुमा या गीला बना दिया जाता है, जिससे कि भोजन है आगे एक संकरी नलिका में प्रवेश करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रास नाल अथवा ग्रसिका। तो ग्रास नाल या ग्रसिका में जब भोजन आता है तो इसके अंदर क्रमानुकुंचन गतियां चलती है। जैसे ये गतियां आहार नाल के पूरे भाग में चलती रहती है। तो ग्रास नाल में जो आया हुआ भोजन है वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। नीचे की ओर धकेलने के बाद में जो ग्रास नाल है वो नलिका रूपी एक बड़ी थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम बोलते हैं अमाशय। और यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा, शरीर की आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। मानव में अधिकांशतः जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे अमाशय या पेट के अंदर होती है। अमाशय के अंदर भोजन लगभग 5 से 6 घंटे तक ठहरता है। हमारा जो अमाशय है वो जे की आकृति का होता है, इस तरह से। और शरीर का सबसे ये आहार नाल का बड़ा भाग है। अमाशय के ठीक ऊपर यकृत और पित्ताशय पाया जाता है। अमाशय की यदि संरचना को हम देखें तो अमाशय की जो ये आंतरिक संरचना है, इस आंतरिक संरचना के ऊपर श्लेष्मा की परत पाई जाती है। और साथ में ही यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जिसे हम बोलते हैं HCl, इसका स्त्रावण किया जाता है। ये जो श्लेष्मा और HCl है, दोनों का ही यहाँ पर अमाशय में कार्य अलग अलग होता है। श्लेष्मा की जो परत है वो अमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और जो भोजन के साथ में आए हुए हानिकारक जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी श्लेष्मा की परत करती है। इसी श्लेष्मा की परत के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का स्त्रावण किया जाता है। यह HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, ताकि जो भोजन का पाचन है वो आसानी से किया जा सके। साथ में ही जो ये श्लेष्मा है, इस श्लेष्मा के द्वारा जठर रस या फिर हम जिसे कह सकते हैं पाचक रस, इनका स्त्रावण किया जाता है। ये जो जठर रस या पाचक रस है ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में अम्लीय माध्यम होने से जठर रस उसके अंदर सहायता प्रदान करेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारा यकृत है, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं, लीवर के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है। और पित्तरस का जो भंडारण है वो पित्ताशय के अंदर होता है, यानी स्त्रावण यकृत करता है और उसको संग्रहित करने का काम हमारा कौन करता है? पित्ताशय करता है। तो यकृत और पित्ताशय से आने वाले जो पाचक रस हैं वो मिलकर हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। अंत में जो हमारा अमाशय है यह नीचे की ओर एक कुंडलित नलिका का संरचना में खुल जाता है, जिसे हम बोलते हैं छोटी आंत। इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन वास्तव में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7.5 मीटर के आसपास होती है। एक छोटे से स्थान में इतनी बड़ी कुंडलित नलिका हमारे पेट के अंदर संजोए हुए रहती है। जो छोटी आंत है वहां पर भी भोजन का मुख्यतः पाचन होता है। यहाँ पर अग्नाशय है, इस अग्नाशय से आने वाले जो अग्नाशिक रस हैं, ये अग्नाशिक रस भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर छोटे आंत में भोजन के आने के बाद में हमारे जो भोजन की प्रमुख क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। तो अग्नाशी रस है, ये हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा साथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल घटक यानी कि ग्लूकोज के अंदर बदल दिया जाता है। तो इस क्षुद्रांत्र के अंदर दो प्रमुख प्रक्रियाएं संपन्न होती है, जिनको हम बोलते हैं अवशोषण और स्वांगीकरण। अवशोषण और स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारी छोटी आंत के अंदर संपन्न होगी। अवशोषण का आशय है कि जो पचा हुआ भोजन है, पचित भोजन है, उसको अवशोषित कर लेना, क्योंकि जो हमारी
छोटी आंत है, इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जो कि अंगुली नुमा उभारों की भांति होती है, जिन्हें हम दीर्घरोम के नाम से जानते हैं। ये जो दीर्घरोम है ये भोजन को पचाने के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ताकि भोजन को आसानी से अवशोषित किया हो जा सके। दीर्घरोम के ऊपर रक्त वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो जो पचित भोजन है उसको ये रक्त वाहिकाएं अवशोषित कर लेती है, जिससे कि उस भोजन को छोटे टुकड़ों में विखंडित कर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके। तो ये जो ऊर्जा है ये रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचा दी जाती है। ठीक इसी तरह से अगला जो चरण है वो संपन्न होता है स्वांगीकरण, यानी कि जो जटिल भोजन था उस जटिल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के द्वारा विखंडित किया जाता है। तो ऑक्सीजन से जब कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो मुंह के द्वारा बाहर निकालती है, साथ में ऊर्जा बनती है और साथ के अंदर ही बनता है जल। तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरह से यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। छोटी आंत उसके बाद में प्रविष्ट करती है बड़ी आंत में, यानी कि अगला जो अपना पाचन का चरण है वो संपन्न होता है बड़ी आंत के अंदर। इसका जो नाम है वो देखने में बड़ी आंत प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये लंबाई में छोटी आंत से क्या होती है कम, परंतु चौड़ाई में ये छोटी आंत से अधिक होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर के आसपास होती है। बड़ी आंत है, इसके अंदर सबसे जो प्रमुख पाचन की प्रक्रिया होती है वो होती है जल व खनिज लवणों का अवशोषण, यानी कि पानी और खनिज लवण है भोजन में से उनको अवशोषित करने का काम हमारी कौन करेगी, बड़ी आंत करेगी। बड़ी आंत अंततः खुलती है मलाशय में जो कि एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना है। पचित भोजन शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अपचित भोजन है जो अर्धठोस मल के रूप में होता है उसे मलाशय में धकेल दिया जाता है, जिसे कि समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा उस भोजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर आहार नाल में पाचन की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है। तो इस तरह से पाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होने के साथ ही कुछ हमारे दैनिक जीवन में रोचक तथ्य भी देखने को मिलते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। जैसे कि कभी कभी भोजन करते समय हमें हिचकी आती है या फिर खांसी आती है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी ग्रास नली है, ग्रास नाल है, ये हमारे कंठ से होती हुई वक्ष में से प्रवेश करती है। तो जो श्वास नाल यानी कि जिससे हम सांस लेने का काम करते हैं, ग्रसनी, तो ये दोनों यहाँ तक एक ही नाल के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन बोलते हैं। यह घाटी ढक्कन है भोजन को श्वास नाल में जाने से सामान्यतः रोकता है, परंतु कभी कभी वो भोजन जब हमारी श्वास नाल में चला जाता है तो हमें हिचकी अथवा खांसी आती है। अथवा एक और भी तथ्य हमें देखने को मिलता है, कभी कभी हमें वमन होती है जिसे हम उल्टी बोलते हैं। उल्टी करने के बाद अक्सर हमने देखा है कि दांत खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अमाशय की श्लेष्मा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अपच की स्थिति होने पर यानी कि कभी कभी भोजन नहीं पच पाता जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी होने के कारण अति अम्लता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह उल्टी के रूप में हमारे मुंह के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ऐसी अवस्था में हम कोई क्षारीय पदार्थ जैसे इनो वगैरह ग्रहण करते हैं ताकि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर लवण और जल बना सके और हमें राहत महसूस होती है। अथवा कभी कभी हमें दस्त की शिकायत रहती है, उसके पीछे भी यही कारण है कि भोजन पच नहीं पाता, अपच की स्थिति रहती है जिससे कि शरीर में से खनिज लवण और जो जल है वो क्योंकि बड़ी आंत अवशोषित नहीं कर पाती कई बार, तो वो बाहर निकलते हैं जिससे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो सकता है। तो इस स्थिति को हम दस्त बोलते हैं और इस स्थिति में हमें ओआरएस का बच्चों को घोल देते हुए देखा होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। गुनगुने पानी के अंदर चुटकी भर नमक
और कुछ चीनी मिलाकर जो घोल तैयार करते हैं उसे हम ओआरएस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो भोजन का ये पाचन पढ़ा हमने, इसके अंदर कुछ मुख्य घटनाएं थी। सबसे पहली घटना थी अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर ग्रहण करना। दूसरी घटना थी पाचन, यानी कि भोजन जो कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ना, यानी उसको कि पचाना। तीसरी घटना थी अवशोषण, यानी कि जो भोजन है जिसका पाचन हो गया, उस पचित भोजन में से आवश्यक तत्वों को ऊर्जा प्राप्ति होता अवशोषित करना। चौथा चरण था स्वांगीकरण, यानी कि पचित जो भोजन है उसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के अंदर भेजना। और पांचवा और अंतिम चरण था निष्कासन, यानी कि बाहर निकालना, यानी कि अपचित भोजन है अर्धकोश के रूप में उसे गुदा द्वारा क्या कर देना, बाहर निकाल देना।